आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में। उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं अपने शेख और अपने मुर्शिद का एक शेर। गर्दिशे ज़माना मुझसे अलग ही रहना, छेड़ा अगर जो मुझको कह दूंगा मुस्तफ़ा से। और वो तमाम लोग जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव लड़ रहे हैं, ये शेर उनके लिए है, उनकी तरफ है। शेख अबू सईद जो हमारे मुर्शिद हैं, ये उनका शेर है। वो फरमाते हैं कि संत सईद की सुनकर वाणी, बोल उठे सब पंडित ज्ञानी। अंत फूट सब माटी होई, दौड़े धूपे कितनों कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। अब आइए हम बात करते हैं आज के मुद्दे की, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की। सबसे पहले मुद्दा यह है कि टीम सलमान के यहाँ हिदायतुल्लाह जेंटल के लिए अब दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। वो हिदायतुल्लाह जेंटल जो टीम सलमान के लिए कल तक एक बड़ा चेहरा थे और युवाओं को और ख़ास तौर से बिहार के लोगों को प्रभावित कर सकते थे, अब वो टीम सलमान से अलग कर दिए गए हैं। उनकी जगह पर शाहिद अली खान साहब को ले लिया गया है और इस तरह से एग्जीक्यूटिव की अब पूरी कमेटी फुल हो गई है। बीओटी के लिए अभी भी एक वैकेंसी बाकी है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीम सिराज कुरैशी के बारे में लगातार ये खबर आ रही है कि जब सलमान साहब ने अपने लड़ने का मन बनाया और जिस रात फाइनल हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसके 1-2 दिन के बाद टीम सिराज का एक बड़ा चेहरा जो माने जाते हैं सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इंजीनियर हैं और साथ ही दिल्ली एनसीआर का जो एमयू ओल्ड बॉयज़ का एसोसिएशन की जो कमिटी है उसके अध्यक्ष रह चुके हैं मोहम्मद इरशाद अहमद, और सलमान साहब से मिले। और मिलने के बाद जब हमने उनसे जानने का कारण पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि एज अ वकील कोई भी किसी से मिल सकता है, उस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब सफ़िया बाजी सलमान खुर्शीद से मिलने गई थी और उसके अगले दिन जब उन्होंने सलमान खुर्शीद को ज्वाइन किया, तब हमने उनसे यही सवाल पूछा था। तब उन्होंने यही कहा था कि मैं सिराज साहब के साथ इंटैक्ट हूँ, लेकिन 24 घंटे के अंदर तस्वीर बदली और वो सिराज साहब की जगह सलमान साहब की टीम में नजर आई, सलमान साहब के साथ मंच पर नजर आई। जबकि उन्होंने सिराज साहब के साथ इंटैक्ट होने के लिए दलील दी थी कि सिराज साहब हमारे देरीना वो रहे, सरप्रस्त रहे हैं, हम उनको अपना बड़ा मानते हैं। और जहां तक रही बात सलमान साहब की, तो सलमान साहब के नाना गालिबन या किसी का नाम उन्होंने लिया कि वो हमारी शादी में आए थे और उन्होंने हमको सोने का झुमका गिफ्ट किया था। तो ये रिश्ता है, उस रिश्ते को हम निभा रहे हैं। लेकिन रिश्ते को निभाते हुए सफ़िया बादी सलमान खुर्शीद के यहाँ पहुंची और आज वो सलमान खुर्शीद साहब के साथ चुनाव लड़ रही हैं। अब हम बात करते हैं टीम अबरार के बारे में। टीम अबरार के बारे में खबर ये आ रही है कि 5 तारीख को वो अपना पैनल डिक्लेयर करेंगे। उनके यहाँ वैकेंसी है नहीं है इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो ज़रूर बड़े अज़ाइम के साथ, बड़े हौसले के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। उनके 4 पुराने साथी, चाहे वो कमर अहमद हों, चाहे वो अहमद रज़ा, जो यंग चार्मिंग फेस माने जाते हैं, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक डोनर भी माने जाते हैं। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि जब वो सेंटर आते भी हैं चाय तक नहीं पीते हैं। अहमद रज़ा के बारे में एक बात और कही जाती है कि कोई ऐसा आदमी भी नहीं आपको मिलेगा जो कम से कम अहमद रज़ा की विरोध करे या मुखालिफत करे। खुद सिराज साहब कई मौक़ों पर अहमद रज़ा को तारीफ़ करते हुए और उनको अच्छा कहते हुए नज़र आए हैं और देखे गए हैं। हालांकि वो उस वक्त सिराज साहब के साथ 75 के मुद्दे पर सिराज साहब से अलग हो गए थे। उसके साथ कमर अहमद हैं, सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं, हर आदमी के सुख दुख में काम आने वाले के तौर पर जाने जाते हैं। और साथ ही शमीम अहमद एक रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। और जो खबर आ रही है अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए साजिद साहब, जिनका एक लंबा कैरियर है और साथ ही अपने लोगों में एक बड़ी पैठ है, वो भी जुड़ गए हैं। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक और सीनियर ऑफिसर उनके साथ जुड़ गए हैं, जिनका एग्रीकल्चर मंत्रालय या फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज से उनका संबंध है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम अबरार 5 तारीख को अपना अनाउंस करेगी। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताया जाएगा कि वो किन लोगों को अपने साथ ले रहे हैं, किन लोगों को नहीं ले रहे हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि टीम अबरार एक बड़े विजन के साथ आ रही है, जिसमें ये शामिल है कि जितने फाउंडिंग फादर थे, हकीम अब्दुल हमीद साहब से लेकर बेगम आबिदा अहमद से लेकर जस्टिस हिदायतुल्लाह से लेकर
तमाम लोग, चाहे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हो, वो तमाम लोग जो फाउंडिंग फादर थे, उनके नाम से एक एक गेट बनाया जाएगा, उनको आइडेंटिटी दी जाएगी, उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा, रिसर्च पेपर तैयार कराए जाएंगे ताकि आने वाली नस्लें हम पर फख्र करें जब उनको ख्याल आए कि हमने कुछ उन बुजुर्गों को दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक टीम अबरार ने नहीं की है। उनका साफ कहना है कि वो 5 तारीख को अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ मेंबरों के सामने आएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को जो आरओ हैं एडवोकेट सरीन साहब, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण मांगने का एक कारण यह है कि ये वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर, कि इसमें जो चैप्टर 5A है जो कोड ऑफ कंडक्ट का, उसका ए जो पॉइंट है उसमें साफ कहा गया है कि कोई भी आदमी अपने प्रेसिडेंशियल रुतबे का, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, अपने कन्विंसिंग के साथ उसका उपयोग नहीं कर सकता है, अपने ऑफिशियल वर्क को और अपने कैंपेन को उसके साथ मिक्स नहीं कर सकता है। सिराज साहब पर यह आरोप लग रहा है जो बॉम्बे में, हैदराबाद में, चेन्नई में जो दावतनामे बांटे गए हैं उस पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अध्यक्ष का नाम भी के साथ साथ नीचे लिखा हुआ है कि सिराजुद्दीन कुरैशी प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। जबकि ये पत्र आप देखिए, इस पत्र में सिराज साहब ने खुद लिख करके दिया है कि 9 जनवरी तक जो लोग थे वो सारे के सारे लोग अब अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं। कोई भी आदमी 9 जनवरी 2024 के बाद ओहदे पर नहीं रहेगा। इसलिए ऑब्जर्वर को चाहिए कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को पूरी तरह से टेक ओवर कर लें और किसी तरह से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का या किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट या अमल दखल ना रहे। इस लेटर में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है। अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने साथ अपने जो साबिक सदर का उनका जो ओहदा था उसको एज ए करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये आरोप है। उसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये दावतनामे की कॉपी भी है जो उसके साथ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब स्पष्टीकरण सिराज साहब को, आरओ साहब को देना है। आरओ साहब तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि जो 5A है कोड ऑफ कंडक्ट का, उसमें साफ इस बात को दिखाया जा रहा है कि इस तरह का यूज कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, यानी ज़ाब्ते अखलाक का जो निफाज हो जाता है उसका वायलेशन है। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं आगे। उन मुफ्ती साहब का जिन्होंने कैराना से हमको फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया था और साथ ही एक करेक्शन किया था उस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसमें कहा गया था कि खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। हमने शायद स्लिप ऑफ टंग की वजह से तव्वाबीन का शब्द यूज़ कर दिया था, जिसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं और मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि कम से कम उन्होंने पूरी वीडियो खुद भी देखी, अपने दोस्तों को भी दिखाया और दिखाने के बाद फ़ोन भी किया और हमारी इस्लाह भी की। मैंने उसको इस संदर्भ में इस्तेमाल किया था कि अबरार अहमद के अलावा कोई भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, कोई भी दूसरा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हों या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लोग हों, किसी ने 20 साल की नाकामियों की जिम्मेदारी नहीं ली है, किसी ने अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी है और किसी ने यह भी नहीं कहा है कि सारे के सारे लोगों को सुबुकदोश हो जाना चाहिए और सिर्फ बाकी नए लोगों को आकर के चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल ये तय मेंबरों को करना है। इसलिए मैंने कहा था कि गलती को मानने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है कि गलती को मान ले और मान करके माफी मांग ले। अब खबर ये आ रही है कि कल आसिफ हबीब के पैनल की घोषणा हो सकती है और मीडिया के जरिए से इस बात को अनाउंस किया जा सकता है। आसिफ हबीब के पैनल में आसिफ साहब खुद प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ आसिफ कमाल हैं, दोनों का बैलेट नंबर 3 है। उनके साथ जो शराफतुल्लाह साहब जो पुराने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी थे वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में अरमान साहब लड़ रहे हैं जो सिराज साहब के देरीना साथी रहे हैं, देरीना एम्प्लॉय रहे हैं। अब इस तरह से पूरी टीम सिराज तितर बितर होती नजर आ रही है। अब बात करते हैं शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब की। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब ने एक वीडियो पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहा था कि आपने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जमीन अलॉटमेंट के बारे में तत्कालीन सरकार का जिक्र करते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पर आ गए थे और आपने ये कहा था कि हमने छाती का लहू देकर पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझमें मानव से भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। अब सवाल यह है कि अब हम दर्शकों को बता दें, उन्होंने करेक्ट किया। हालांकि सब जानते हैं तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी सरकार थी जिन्होंने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को जमीन दी थी। वो किसी पार्टी की सरकार नहीं थी, वो देश की सरकार थी जिसका मकसद यही था कि देश में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बढ़ावा मिले और साथ ही मुस्लिम देशों के साथ बिलखुसूस यानी पर्टिकुलर और जनरल दुनिया के आम देशों के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, देश के मुसलमानों का, भारत का
संबंध बढ़े, ताकि भारत की गरिमा, भारत की इमेज, भारत के वकार को दुनिया में बढ़ावा दिया जा सके। शायद यही वजह है कि इस बात को कम लोग जानते होंगे कि इस देश पर सबसे बड़ा एहसान जिन लोगों का, उनमें से एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिन्होंने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान किया था। उसके बाद भारत के लोग विदेशों में, खास तौर से खाड़ी के देशों में गए और भारत की अपनी भी जीडीपी सुधरी और साथ ही लोगों की गरीबी में कमी भी आई और कच्चे मकान देखते ही देखते पक्के बन गए। इनमें जिन दो लोगों का सबसे बड़ा एहसान था, उनमें से एक नाम पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आजमी का था, इस पूरे मूवमेंट को बनाने में, अटल जी को मोटिवेट करने में। और उसके बाद ये पूरा काम हुआ और लोगों ने देखा और पासपोर्ट बनने का अमल आसान हुआ। वरना पासपोर्ट बनाना उतना ही मुश्किल था जितनी मुश्किल की आसमान से तारे तोड़कर लाना है। बहरहाल आप दर्शकों को तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव हो रहा है। पहली बार लोगों का यह कहना है कि 20 साल में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। हाँ, एक खबर और इंपॉर्टेंट दर्शकों को हम बता दें कि हो सकता है कि कल, यानी कल जो 4 जुलाई की तारीख है, आसिफ हबीब के पैनल ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और उनसे यह कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई वोटिंग को आप अलाउ करिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट में धांधली के पूरे चांसेस बने हुए हैं। हालांकि ऑब्जर्वर साहब ने पहले ही प्रूफ कर दिया था या इस बात को स्पष्टीकरण दे दिया था कि आरओ अगर पोस्टल बैलेट उस जगह से आता है जहां पर भेजा गया है, उसी के साइन से आता है, उसी पोस्ट ऑफिस के, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर लखनऊ का पोस्टल बैलेट दिल्ली से कोई पोस्ट कर देता है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। लेकिन अभी भी टीम आसिफ हबीब को इस बात पर संदेह है, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। हाई कोर्ट ई वोटिंग पर क्या कुछ करता है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि इस्लामिक कल्चर सेंटर के इलेक्शन में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट और मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल फैसला कल हाई कोर्ट से क्या आता है, या हाई कोर्ट आगे कोई तारीख देती है या कल कोई फैसला ले लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एसजीबीएम जो स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें ई वोटिंग का प्रयोग किया गया था और साथ ही जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें ई चैनल के माध्यम से मेंबरों तक इस बात को पहुंचाया गया था कि जो मेंबर नहीं आ सकते हैं वो अपने घरों पर, अपने ऑफिसेज में या अपने अलग अलग देशों में जहां पर भी वो भारत के नागरिक हैं, वो रह रहे हैं, वहां पर उस चीज को देख सकते हैं। ये रहा आज का पूरा लेखा जोखा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव के बारे में। फैसला आप मेंबरों को करना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। जय हिंद। आप देखते रहिए वतन समाचार।